दिन भर की रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास मोदी की गारंटी के अगले 48 घंटे में लड़खड़ाया इंडी गठबंधन का नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला नैरेटिव। संसद में क्या गजब हो गया। ब्लैंक चेक, अखबार में फोटो, महिला आरक्षण पर चिड़ी क्रेडिट वॉर पर पीएम मोदी का खुला ऑफर। विपक्ष भी हैरान है। ना कोई चालाकी चलेगी, ना बहानेबाजी। महिला आरक्षण पर रोड़ा अटकाने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी, का पाप से मुक्ति का यही मौका है। महिला आरक्षण पर अमित शाह वर्सेस अखिलेश, प्रियंका, संसद में हुई हाई वोल्टेज बहस का कंप्लीट चैप्टर अब आपको दिखाता हूं। 2 दिन से संसद के बाहर इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण को लेकर जो डर का माहौल बनाया था, उसे आज संसद के अंदर पीएम मोदी ने धुआं धुआं कर दिया। नॉर्थ वर्सेस साउथ के मुद्दे पर इंडी गठबंधन यह डर फैला रहा था कि बवाल मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा, मोदी से हल्के में मत ले। लेकिन आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के एक एक नैरेटिव को पंचर कर दिया। साउथ के राज्यों से नाइंसाफी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने अपनी गारंटी दे दी कि किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। अलग अलग वजहों से विरोध करने वाले दलों को पीएम मोदी ने कह दिया कि अब कोई चालाकी, बहानेबाजी नहीं चलेगी। वर्षों के पाप से मुक्ति पाने का यही मौका है। महिला आरक्षण से जुड़े बिल का विरोध करने वालों को पीएम मोदी ने चेता दिया कि यह विरोध भारी पड़ेगा, विरोध करोगे तो मोदी का फायदा हो जाएगा। महिला आरक्षण से जुड़े बिल को पास करने के लिए जो नंबर गेम चाहिए, उसमें भी विपक्ष को यही लग रहा है कि सरकार के पास नंबर तो है नहीं। इस पर मोदी ने बता दिया कि गेम क्या होता है, यह सब समय तय करेगा। यानी कि मोदी ने इशारे में यह बता दिया कि नंबर गेम पर विपक्ष ज्यादा ना उछले, जब वोटिंग होगी तब सब पता चल जाएगा। विपक्ष यह भी नैरेटिव बना रहा था कि इससे तो पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को मिल जाएगा। मोदी ने कह दिया कि क्रेडिट का ब्लैंक चेक रख लो, कहो तो अखबार में फोटो छपवा देता हूं। यानी कि इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण को लेकर जो माहौल बनाया था कि भूचाल आ जाएगा, सियासी भूकंप मच जाएगा, आज पीएम मोदी ने उस माहौल को ठंडा कर दिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष को चैलेंज कर दिया कि अगर उनके पास हिम्मत है तो विरोध करके दिखाएं। संसद में आज पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, साउथ के राज्यों को क्या भरोसा दिया, अखिलेश यादव को क्या कह दिया कि पूरा सदन हंसने लग गया, सब आपको बताऊंगा। संसद के अंदर कैसे अमित शाह और अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा से भिड़ गए, अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण का कौन सा नया फॉर्मूला दिया कि सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे, यह सब आपको बताऊंगा। साउथ के राज्यों की सीटों का क्या होगा, क्या उनके साथ नाइंसाफी होगी, कितनी सीटें बढ़ेंगी, यह सब डिटेल में आज अमित शाह ने संसद में ही समझा दिया। यह सब भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज संसद में जबरदस्त घमासान मचा, उसकी एक झलक आप देख लीजिए। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के मुंह पे ताला लगा हुआ है। वो बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको। महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा की? सच तो ये है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही? जनगणना का काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। महिला आरक्षण को पास कराने के लिए आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 18 अप्रैल तक चलेगा। आज लोकसभा में 3 बिल पेश करने के साथ इसकी शुरुआत हो गई। इस विशेष सत्र को और ऐतिहासिक बनाने के लिए लोकसभा की गैलरी में महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया था। आज पूरे देश की नजर संसद पर थी, क्योंकि आज संसद में पीएम मोदी ने उस काम को पूरा करने की शुरुआत कर दी जो करीब 3 दशकों से लटका हुआ था। महिला आरक्षण बिल से सिर्फ महिलाओं को ही 33% आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे देश में सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसीलिए पूरे देश की नजर आज संसद पर टिकी रही।
हर कोई जानना चाहता था कि उसके राज्य में, उसके इलाके में कितनी कितनी सीटें बढ़ेंगी, कितने सांसद विधायक बढ़ जाएंगे। आज महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े 3 बिल संसद में पेश हुए। ये बिल क्या है, संसद में क्या क्या हुआ, आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन पहले बात पीएम मोदी के आज के सबसे अहम बयान की। परिसीमन पर नॉर्थ वर्सेस साउथ के मुद्दे को हवा देने वाले इंडी गठबंधन की पीएम मोदी ने आज क्लास लगाई। उन्होंने साफ कहा कि यह बवंडर राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है और पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस पर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि क्या गारंटी है इसकी, तो पीएम मोदी ने कहा कि गारंटी भी ले लो। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। इंडी गठबंधन जो साउथ के राज्यों को लेकर माहौल बना रहा था, उस पर पीएम मोदी ने पानी फेर दिया। साउथ के राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, इसे लेकर तो अमित शाह ने संसद में लिस्ट निकाल दी, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज संसद में कैसे गजब का माहौल बना। पीएम मोदी ने कभी अखिलेश यादव को अपना दोस्त बताया, कभी कल्याण बनर्जी पर तंज किया, कभी पूरे इंडी गठबंधन को एक साथ लपेटे में ले लिया। महिला आरक्षण को लेकर इंडी गठबंधन यह माहौल भी बना रहा है कि यह सब पीएम मोदी राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। चाहे तो विपक्षी पार्टियां और विपक्ष के नेता अपनी फोटो अखबार में छपवा लें, चाहे तो क्रेडिट का ब्लैंक चेक भी वो रख लें। पीएम मोदी ने यह भी चेताया कि इसका विरोध करेंगे तो फायदा उन्हें मिल जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा। सुनिए पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि संसद का पूरा माहौल ही बदल गया। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है। वो बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं।
क्रेडिट लेने की बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को खुल्लम खुल्ला ऑफर दे दिया और कह दिया कि फोटो छपवानी है तो बता दीजिए, छपवा देंगे। लेकिन पीएम मोदी ने आज विपक्षी पार्टियों को चेतावनी भी दी कि वो किसी भ्रम में ना रहें, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। सुनिए पीएम मोदी ने क्यों कहा कि 3 दशक से चल रहा खेल अब नहीं चलेगा। मैं आज सदन के सभी साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे। और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही हैं। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो जमाना कई पार्टियां महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही हैं। डीएमके के सांसद विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर आ गए थे। ऐसे में पीएम मोदी ने काले कपड़ों पर भी तंज कस दिया। उन्होंने डीएमके सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि शुभ काम में नजर न लग जाए, इसके लिए काला टीका लगाना जरूरी होता है। तो वहीं प्रियंका वाड्रा ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि शुभ काम भी हो जाएगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। सुनिए संसद में पीएम मोदी और प्रियंका गांधी ने क्या क्या कहा। मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। इस सियासी वार पलटवार के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सबसे बड़े आरोप का कंप्लीट जवाब दिया। 2 दिन से विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जो परिसीमन होगा उसमें मोदी सरकार नॉर्थ के राज्यों की सीटें बढ़ाकर सियासी फायदा ले लेगी और साउथ के राज्यों को नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से एक एक करके बता दिया कि दक्षिण के राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु की सीटें बढ़कर 39 से 59 हो जाएंगी, कर्नाटक की सीटें 28 से 42 हो जाएंगी, तेलंगाना की सीटें 17 से 26 हो जाएंगी, केरल की सीटें 20 से 30 हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से 38 हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि हर राज्य में लोकसभा की सीटें 50% बढ़ेगी, विधानसभा की सीटें भी ऐसे ही बढ़ेंगी। सुनिए अमित शाह ने और क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि इस 50% वाले फॉर्मूले के विरोध में विपक्ष का तर्क क्या है। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद
कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18%। और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद है। अमित शाह जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी, यानी कि हर राज्य में सीटों की बढ़ोतरी एक समान अनुपात में होगी। लेकिन राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल इस पर यह तर्क दे चुके हैं कि इस फॉर्मूले से साउथ के राज्यों को नुकसान हो जाएगा। यूपी और तमिलनाडु का उदाहरण देते उन्होंने बताया कि अभी यूपी की 80 सीटें हैं, तमिलनाडु की 39, अंतर है 41 सीटों का। लेकिन जब दोनों राज्यों में 50% सीटें बढ़ेंगी, यूपी में 120 होंगी, तमिलनाडु में 59, अंतर होगा 61 का। यानी कि पहले यूपी और तमिलनाडु में 41 सीटों के बीच का अंतर था, जो अब बढ़कर 61 हो जाएगा। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि इससे नॉर्थ के राज्यों को फायदा होगा और क्योंकि नॉर्थ में बीजेपी मजबूत है तो बीजेपी को फायदा होगा। यानी कि सिब्बल ये मान चुके हैं कि नॉर्थ में कभी इंडी गठबंधन मजबूत नहीं होगा। कपिल सिब्बल जो तर्क दे रहे हैं उसमें बेसिक मैथ्स की गड़बड़ी है। वो यूपी और तमिलनाडु की बढ़ी हुई सीटों में अंतर दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विपक्ष को झटका लगेगा क्योंकि बीजेपी की ज्यादातर सीटें नॉर्थ में ही हैं, साउथ में उनका उतना जनाधार नहीं है। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इसके बारे में आपको बताता हूं कैसे। तमिलनाडु और यूपी के उदाहरण से अब आपको समझाता हूं। अभी लोकसभा की 543 सीटों में यूपी की 80 सीटें हैं और यूपी का लोकसभा में 14.7% का प्रतिनिधित्व है। और परिसीमन के बाद जब लोकसभा की सीटें 816 हो जाएंगी, जैसे अमित शाह कह रहे हैं, और यूपी की सीटें 80 से 120 हो जाएंगी, तो भी प्रतिशत निकाला जाए तो यूपी का लोकसभा में 14.7% का ही प्रतिनिधित्व रहेगा। इसमें 1% की भी बढ़ोतरी नहीं होगी। इसी तरह अभी 543 में से तमिलनाडु की 39 सीटें हैं और तमिलनाडु का लोकसभा में 7.2% का प्रतिनिधित्व है। और परिसीमन के बाद जब लोकसभा की सीटें 816 हो जाएंगी तो तमिलनाडु की सीटें बढ़कर 59 हो जाएंगी, यानी कि 50% सीटें बढ़ेंगी। अगर आप इसका भी प्रतिशत देखेंगे तो 7.2% ही निकलेगा। यानी कि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व भी वही रहेगा जो अभी है परिसीमन के बाद और सीट बढ़ने के बाद। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह बहुत ही साधारण सी बात है कि अगर राज्यों में सीटों की संख्या समान तरीके से बढ़ाई गई है तो राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई अंतर नहीं होगा भाई। फिर भी कपिल सिब्बल नंबर गेम का पहिया घुमा रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं गोल गोल, कह रहे कि गड़बड़ हो जाएगा, साउथ के साथ अन्याय हो जाएगा, नॉर्थ में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर गणित नहीं समझते हैं तो यह चैप्टर देखिए। और इसी तरह अब पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि कायदे से लोकसभा में हर राज्य का जितना कोटा फिक्स है उसी अनुपात में हर राज्य की सीटें बढ़ानी चाहिए। भगवंत मान बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। पंजाब और साउथ के कई राज्यों में जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती, उन राज्यों की सीटें बहुत कम बढ़ानी चाहती है। और जिन राज्यों में बीजेपी को भर भर कर वोट मिलता है, उन राज्यों में सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ाना चाहती है बीजेपी। यह आरोप भगवंत मान लगा रहे हैं। इसे समझाने के लिए भगवंत मान ने पंजाब की मिसाल भी दी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं
परिसीमन के बाद यह बढ़कर 20 हो जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो पंजाब में चुनाव जीत नहीं पाती है, इसलिए वो पंजाब की सीट कम ही बढ़ाएगी। अब सवाल यह है कि भगवंत मान को किस आधार पर, किसने यह ज्ञान दे दिया और किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की सीट 13 से बढ़कर 20 नहीं होगी, जबकि सरकार का फॉर्मूला एकदम क्लियर है, हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी और इस हिसाब से ये 13 सीटें बढ़कर 20 ही होंगी। विपक्ष बार बार कह रहा है कि उनके राज्यों की सीटें घटाई जा रही हैं, संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम किया जा रहा है, मोदी सरकार अपने मन से सीटें बढ़ा रही है। लेकिन आपको यह दिखाता हूं कि अगर मोदी सरकार अभी तक के तय मानक के हिसाब से परिसीमन कराती है तो शुद्ध रूप से जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन हो रहा है तो किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ती हैं और अभी 50% सीटें बढ़ाने से क्या अंतर आता हुआ दिखाई देगा, वो अब आपको बताता हूं। यूपी और तमिलनाडु के उदाहरण से आप समझिए इसको। यूपी में तय मानक के हिसाब से सीटें 80 से बढ़ाकर 138 हो जाती हैं, जबकि मोदी सरकार 50% वाले फॉर्मूले से यूपी की सीटें 80 से बढ़ाकर 120 करेगी और इसी तरह तमिलनाडु में जनसंख्या वाले तय मानक के हिसाब से सीटें 39 से बढ़ाकर 50 हो जाती हैं। लेकिन जब पीएम मोदी के फॉर्मूले से इसे बढ़ाया जाएगा और सीटें बढ़ाई जाएंगी तो 39 से 59 हो जाती हैं। अब आप खुद तय कर लीजिए कि पीएम मोदी ने साउथ के राज्यों के साथ इंसाफ किया या नाइंसाफी की है, उनकी सीटों को घटाया है या वहां पर जो सीटें हर राज्य की तरह बढ़नी चाहिए उतनी ही बढ़ी हैं या बढ़ेंगी। लेकिन प्रियंका वाड्रा यह आरोप लगा रही हैं कि पीएम मोदी तो महिला आरक्षण के नाम पर बहकावे की राजनीति कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि बहकावे वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण पर विपक्ष से समर्थन मांगा। उन्होंने मुलायम सिंह के एक किस्से का जिक्र भी किया तो धर्मेंद्र यादव इस बीच में बोल दिए, टोक दिया उन्होंने प्रधानमंत्री। अब धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन पिछड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव के लिए ऐसी बात बोल दी कि अखिलेश यादव ने भी हाथ जोड़ दिया। सुनिए संसद में बहस के दौरान क्या हुआ है आज। धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी करने और उसे 2029 तक लागू करने से जुड़े 3 अहम बिल पेश किए गए। पहला बिल संविधान 131वां संशोधन, ये 2026 का विधेयक के नाम से पेश किया गया संशोधन विधेयक। दूसरा बिल परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा बिल केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इन बिलों में कल संसद में वोटिंग होगी। हमने आपको कल बता दिया था कि संविधान संशोधन के लिए मोदी सरकार के पास पर्याप्त नंबर नहीं है, इसीलिए कल सबकी नजर इस पर होगी कि संविधान संशोधन को सरकार कैसे पास करा लेती है, क्योंकि विपक्ष तीनों बिलों का विरोध कर रही है। समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है विपक्ष ने सरकार के सामने 3 डिमांड रखी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इन तीनों डिमांडों के बारे में बताया आज।
विपक्ष की पहली डिमांड यह है कि महिला आरक्षण बिना किसी शर्त के लागू किया जाए। महिला आरक्षण के लिए जनगणना या फिर परिसीमन का इंतजार न किया जाए। विपक्ष की दूसरी डिमांड है राष्ट्रीय जनगणना के काम में तेजी लाई जाए, एससी, एसटी और ओबीसी को सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। विपक्ष की तीसरी डिमांड क्या है वो भी सुन लीजिए। परिसीमन के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बनाई जाए। आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि सरकार को 850 की संख्या कहां से मिली, कहां लिखा है कि लोकसभा में 850 सीटें ही बढ़ाई जाएंगी। सुनिए गौरव गोगोई ने क्या कहा और कैसे अमित शाह ने फिर वापस पलटकर उनको जवाब दिया। 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पार्लियामेंट्री पेपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, कहां से आया 815 नंबर? मान्यवर, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है, और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। सबसे ज्यादा विवाद परिसीमन को लेकर ही हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बिना परिसीमन के ही मौजूदा सीटों में 33% महिला आरक्षण दे दिया जाए। परिसीमन को क्यों जोड़ा जा रहा है? अब यह समझिए कि साल 2026 में परिसीमन की बात कहां से आई। दरअसल 1971 में जब परिसीमन हुआ था तब यह तय हुआ कि अगला परिसीमन साल 2000 में होगा, लेकिन 2021 फरवरी 2002 को 84वां संविधान संशोधन करके यह तय किया गया कि अगला परिसीमन 2026 में होगा। यानी ऐसा नहीं है कि अचानक से पीएम मोदी का मूड बना और उन्होंने कहा कि चलो भाई परिसीमन करा लो। ऐसा नहीं हुआ है। परिसीमन के अलावा एक विवाद आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग को लेकर भी हो रहा है। कई पार्टियां यह चाहती है कि महिला आरक्षण में ही ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। यह मांग आज समाजवादी पार्टी ने संसद में उठाई। धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जनगणना कराना ही नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी की दलीलों और आरोपों पर अमित शाह ने एक एक करके जवाब दिया। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं,
क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? मान्यवर, समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है, और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं। और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा, जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। दो, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है, और आप बैठिए बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है, और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। महिलाओं के हक की बात करते करते अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर ही तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि सास बहू वाली तो हार गई, ये लोग महिलाओं को असल में उनका हक नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश यादव नया फॉर्मूला लेकर आए। ये कहने लगे कि महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व नहीं करना चाहिए, सीटें रिजर्व होंगी तो महिलाओं के बीच ही कंपटीशन होगा। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व ना करें, यह मामला पार्टी पर छोड़ दें। ऐसा करने से तो संसद में महिलाओं की संख्या 33% से भी घट सकती है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व है उसमें जीते कोई भी संसद में महिला सांसद ही आएंगी। अगर पार्टी पर छोड़ देंगे तो फिर यह होगा कि महिलाएं जीतेंगी तभी संसद में आ पाएंगी। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें दिखाएंगे आपको युद्ध ने लिया नया टर्न। ईरान ने कर ली भयंकर तैयारी। उधर ट्रंप को हमले के लिए ग्रीन सिग्नल मिला, अब होगा महायुद्ध। ईरान युद्ध में अकेले ट्रंप पड़ गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान का सहारा है। मुनीर से लेकर शहबाज तक को ट्रंप ने कहां दौड़ाया भगाया है। ईरान युद्ध से पहले ट्रंप दावा करते थे कि उन्होंने दुनिया में कई जंगें रुकवाई हैं, लेकिन अब ईरान युद्ध में ट्रंप ऐसा उलझे हुए हैं कि वो खुद इस युद्ध को रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप ने अपने सभी सहयोगियों पर हमले किए, जुबानी वार किया, सहयोगियों को दूर किया, जिसके बाद ट्रंप के पास कोई सहयोगी देश नहीं बचा जो युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता करवाए। ले देकर ट्रंप के पास सिर्फ पाकिस्तान ही बचा हुआ है, जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर को ट्रंप कभी ईरान दौड़ाते हैं तो कभी सऊदी अरब भेज देते हैं। यानी कि ईरान युद्ध में ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। कोई भी बड़ा देश खुलकर ट्रंप का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि अब तो ट्रंप को यूरोप के देश गैंगस्टर और करप्ट तक बोलने लग गए। ईरान के साथ बातचीत के लिए ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ईरान पर नए हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। उधर ईरान भी ट्रंप के मंसूबों को समझ रहा है, इसलिए फिलहाल स्थिति यह हो गई है कि ट्रंप को
और हमले की हरी झंडी मिल गई है। ईरान मिसाइल साइटों से मलबा हटा रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत भी होने वाली है। बातचीत की आड़ में ट्रंप ने बनाया है बड़ा प्लान। ईरान के ग्राउंड अटैक करने की तैयारी में अमेरिका है। यानी कि क्या बातचीत सिर्फ दिखावा है और अंदर ही अंदर ट्रंप खतरनाक प्लान तैयार कर रहे हैं? ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की फजीहत हो जाएगी, जो इकलौता मध्यस्थ होने पर खुशी से फूले नहीं समा रहा है, उछल रहा है। यानी कि ईरान युद्ध ने नया टर्न ले लिया है। एक तरफ बातचीत की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ नए अटैक की प्लानिंग की जा रही है। इन सब के बारे में पूरा अपडेट आज आपको देने वाला हूं, लेकिन पहले एक झलक देख लीजिए कि हो क्या रहा है। ईरान युद्ध में ट्रंप क्या प्लान कर रहे हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं होने की एक बड़ी वजह लेबनान पर इजराइल के हमले भी थे, क्योंकि ईरान का कहना था कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ये मान नहीं रहे थे। लेकिन अब बड़ी खबर आ गई है, इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर हो गया है। ट्रंप ने लेबनान इजराइल के बीच सीज फायर की जानकारी दी है। गुरुवार आधी रात से दोनों देशों के बीच सीज फायर शुरू होगा। अमेरिका में लेबनान और इजराइल के नेताओं के बीच बैठक हुई थी और बैठक के बाद सीज फायर करने का फैसला लिया गया है। इजराइल और लेबनान की लड़ाई में तो सीज फायर हो गया, लेकिन क्या ईरान के साथ भी अमेरिका की डील हो सकती है? क्योंकि ईरान युद्ध में ट्रंप बौखलाए हुए हैं। वो सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। ईरान के साथ नेगोशिएशन पर ट्रंप जितना जोर दे रहे हैं उसके पीछे कुछ और ही प्लानिंग हो सकती है। क्यों, आपको दिखाता हूं। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप को ईरान पर और हमले करने से रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट ने खारिज कर दिया। यानी कि ट्रंप ईरान पर और हमले कर सकते हैं। एक तरह से ट्रंप को अमेरिकी सीनेट से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि वो ईरान पर और भी हमले कर सकते हैं। ईरान के साथ बातचीत और नेगोशिएशन की आड़ में ट्रंप क्या खेला कर सकते हैं वो भी आज आपको बताता हूं। एक तरफ ट्रंप को सीनेट से हरी झंडी मिल गई है, जिसमें ट्रंप को और हमले करने से रोकने वाला प्रस्ताव खारिज हो गया है, और दूसरी तरफ ट्रंप ईरान के साथ बातचीत पर भी लगातार जोर दे रहे हैं। अब देखिए कि ट्रंप ने कल कहा था कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, ईरान के साथ अगले 2 दिन में बातचीत हो सकती है, लेकिन ट्रंप ने खाड़ी देशों में मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी नेवी ने ब्लॉकेट लगा दिया है। यानी कि ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं, ईरान को बातचीत के लिए तैयार करवा रहे हैं और दूसरी तरफ खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना बढ़ा रहे हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी के युद्धपोत और स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। यही आशंका रूस भी जता रहा है। रूस ने तो चेतावनी दे दी है कि ईरान के साथ बातचीत को ट्रंप कवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप का असली प्लान तो कुछ और ही है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है और तेहरान के साथ बातचीत हमले की तैयारियों के लिए कवर अप है। अमेरिका इजराइल पीस टॉक्स की आड़ में हमला कर सकते हैं। रूस ने कहा है कि खाड़ी देशों में अमेरिका अपनी सेना बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में फिलहाल 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यही बात हमने पाठशाला में भी आपको बताई थी कि अमेरिका खाड़ी देशों में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। जब पीस टॉक की चर्चा हो रही है तो सेना की तैनाती बढ़ाने का क्या मतलब है भाई? किस मकसद से बढ़ाया जा रहा है? ट्रंप को ईरान में जो झटका लगा है, वो फजीयत हुई है, वो आसानी से भूलने वाला नहीं है। ट्रंप खुद को हीरो दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और यूएस के जो एयरफोर्स के जनरल हैं केन ने अमेरिका की आगे की प्लानिंग बताई है और इसके मुताबिक ईरान अगर सही फैसला नहीं करता है तो हॉर्मुज में नाकाबंदी जारी रहेगी और ईरान के पावर, एनर्जी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम से हमला किया जाएगा। अमेरिका की जॉइंट फोर्स पूरी तरह से तैयार है और किसी भी पल बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन को शुरू करने की तैयारी में। यानी कि ट्रंप दोनों तरह से तैयारी कर रहे हैं। ईरान पर दबाव बनाने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी भी शुरू किया जा रहा है, जिससे ईरान को आर्थिक तौर पर तबाह किया जाए और फिर उससे डील की जाए। हो सकता है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन ना करें और यह भी हो सकता है कि मिलिट्री बिल्डअप के सहारे ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी तरह की स्थिति के लिए खुद को तैयार करने में जुटा हुआ है।
ईरान जानता है कि ट्रंप कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं, इसलिए ईरान की सेना भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। आप ये तस्वीर देख लीजिए। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के मिसाइल लॉन्च साइटों को भारी नुकसान पहुंचा था। ईरान के मिसाइल साइट्स अंडरग्राउंड बने हुए हैं। अमेरिकी हमलों से इन साइट्स पर मुंह बंद हो गया था। अब ईरान इस मिसाइल के जो साइट्स हैं उनसे मलबा हटा रहा है, जिससे कि इनको फिर से हमले के लिए तैयार किया जा सके और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। ट्रंप माहौल तो बना रहे हैं कि ईरान के पास अब कुछ बचा नहीं है, ईरान को डील करनी ही होगी, लेकिन सच्चाई ऐसी भी नहीं है जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक फैक्ट यह भी है कि ईरान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और दूसरा फैक्ट यह भी है कि कोई भी बड़ा देश ईरान युद्ध में मध्यस्थता के लिए खुद सामने नहीं आ रहा है। ले देकर ट्रंप के पास सिर्फ पाकिस्तान बचा हुआ है। आज स्थिति यह है कि कोई बड़ा देश ईरान युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है और न ही मध्यस्थता के लिए सामने आने को तैयार है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली जैसे सहयोगी देशों के साथ ट्रंप ने संबंध खराब तक कर लिए हैं, और इसीलिए अब ट्रंप पाकिस्तान को अपना मैसेंजर बनाकर इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ा रहे हैं। कल ही पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचा हुआ था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को सऊदी अरब दौड़ा दिया। मुनीर और शहबाज दोनों ही अमेरिकी मैसेंजर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से ईरान युद्ध में फंसा हुआ है। न लेना एक न देना दो, लेकिन पाकिस्तान फंसा हुआ है। न 3 में न 13 में, लेकिन पाकिस्तान की टांग फिर भी फंसी हुई है। ट्रंप ने असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को अपना कुरियर बना लिया है। असीम मुनीर ने ट्रंप का मैसेज ईरान तक पहुंचाया, अब ईरान का जवाब लेकर मुनीर वॉशिंगटन जाएगा। शहबाज शरीफ भी ट्रंप का मैसेज मुस्लिम देशों तक पहुंचा रहे हैं, और शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे, आपको पता ही, हमने बताया था। इसके बाद शहबाज शरीफ कतर और तुर्की भी जाएंगे। पाकिस्तान यह दिखा रहा है कि वो अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने में मदद कर रहा है, जबकि सच्चाई भाई साहब यह है कि पाकिस्तान वही कर रहा है जो ट्रंप उसे करवा रहे हैं। बोल रहे इधर दौड़ो तो इधर, उधर भागो तो उधर। और इसके लिए व्हाइट हाउस ट्रंप को चाबी भी भर रहा है कि पाकिस्तान इकलौता मीडिएटर देश है, और वो जो कर रहा है वो तारीफ के काबिल है। और इस्लामाबाद में ही अमेरिका और ईरान पीस टॉक का दूसरा राउंड भी होगा। पूरी दुनिया यह मान रही है कि किसी तरह से ईरान युद्ध खत्म हो, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाए। अब तो इजराइल और लेबनान के बीच भी सीज फायर हो गया है, जिसकी डिमांड ईरान करता आया है। लेकिन ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है ट्रंप का। वो कब क्या करते हैं ये किसी को नहीं पता। अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक के बाद ही पता चलेगा कि आगे होगा क्या। वो भी आपको बताएंगे जब ऐसा होगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर। पीएम मोदी वर्सेस ममता की टक्कर में बीजेपी ने बंगाल में उतार दिए वो धाकड़ चुनाव में खेला हो जाएगा, और बंगाल में बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर, चुनाव से पहले वो झटका जिससे ममता बौखला गई। बंगाल चुनाव में बीजेपी के नए कार्ड से टीएमसी कैंप में खलबली, गारंटी कार्ड पर गदर मच गया है। इस बार बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ममता बनर्जी को एक के बाद एक ऐसे झटके लग रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी टीएमसी बुरी तरह हिली हुई नजर आ रही है। पहले एसआईआर और फिर बंगाल में बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर पर ममता बनर्जी ने गजब का बवाल काट दिया, और जब बंगाल में सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई, तो उस पर भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने हल्ला शुरू कर दिया, हंगामा मचा दिया। भाई साहब, चुनाव आयोग कुछ भी कहे या करे, या फिर बंगाल के राज्यपाल कुछ कहें या करें, सबसे ज्यादा बेचैन ममता बनर्जी ही हो जाती। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर उन्हें बड़ी राहत भी दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को इस बार अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? क्या उन्हें अपने बंगाल के किले में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी की टक्कर उस बीजेपी से हो रही है जिसने पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को टफ फाइट दी थी, और इस बार बीजेपी तो बंगाल विजय के लिए कमर तक कस चुकी है। बीजेपी का दावा है, पहले पीएम मोदी ने माहौल बनाया और अब बीजेपी के 2 फायर ब्रांड सीएम बंगाल में एंट्री ले चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की बंगाल में एंट्री हो चुकी है, और उन दोनों की एंट्री से ममता बनर्जी बहुत ज्यादा टेंशन में, फुल टेंशन ऑन है। आज पाठशाला में बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की टेंशन की
एक डिटेल चैप्टर आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले बंगाल के गजब घमासान का एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं? भयभीत मत होइए। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। ममता दी का मन में डर है, बीजेपी का सरकार आने से क्या गोमांस बंद हो जाएगा। खड़ूस का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को कैसे बड़ा झटका लगा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की बंगाल में एंट्री ने कैसे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की अपील को एसआईआर के लिए बनाए गए एपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से क्लियर चिट मिलेगी, उन्हें वोट करने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 23 अप्रैल को होने वाली पहले चरण की वोटिंग के लिए उन लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा जिनके नाम 21 अप्रैल तक के ट्रिब्यूनल की तरफ से क्लियर हो जाएंगे, जबकि 29 अप्रैल को होने वाली दूसरे चरण की वोटिंग में वो लोग भी वोट डाल पाएंगे जिनके नाम ट्रिब्यूनल की तरफ से 27 अप्रैल तक क्लियर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग को यह निर्देश जारी किए। यह फैसला उन वोटर्स के मताधिकारों को देखते हुए लिया गया है जिनके नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे और उन्होंने एपीलेट ट्रिब्यूनल पास में अपील की थी। I'm so happy and I'm proud of my judiciary and এবং আমি নিজে কেস করেছিলাম, এটা আমার কেসের উপর। মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মামাটি মানুষ ধন্যবাদ। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बीच ममता बनर्जी को आज बड़ा झटका भी लगा। बंगाल में चुनाव से पहले बड़े अधिकारियों के तबादलों के चुनाव आयोग के जिस आदेश पर ममता बनर्जी ने बवाल काट रखा है, जिसे ममता बनर्जी बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसे हालात वाला फैसला बता चुकी हैं, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का अधिकार बता दिया। दरअसल बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए। चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बंगाल में चुनाव की प्रोसेस चालू होने का हवाला देते हुए इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हर राज्य में अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं। यह कोई नई बात तो है नहीं, नई प्रथा भी नहीं है, ऐसा तो हर राज्य में होता है, हर चुनाव में होता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत अधिकार मिले हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को बाद में विचार के लिए खुला रखा है कि क्या चुनाव आयोग को ऐसे तबादलों से पहले राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए। बंगाल में मचे गजब घमासान को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की एंट्री ने और भी गर्मा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज आसनसोल और बीरभूम में धुआंधार प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी ही नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को भी निशाने पर लिया। अपनी ही स्टाइल में हुंकार भरते हुए योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया कि डबल इंजन वाली सरकार बनने पर गुंडे और माफिया सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। वहीं हिमंत बिस्वा शर्मा ने नॉनवेज कार्ड खेलने के लिए ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है कि बीजेपी के जीतने पर बंगाल में गौमांस बंद हो जाएगा। आप भी योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा शर्मा को सुनिए कि आज बंगाल में कैसे उन्होंने मौसम को गर्म कर दिया। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं? भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को,
ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। बिहार में बीजेपी का सरकार है, असम में बीजेपी का सरकार है, मंदिर में बलि भी होता है, मांस मांस लोग तो खाते हैं, कोई तो मना नहीं है। ये बात क्यों उठाया कि इसलिए ममता दी का मन में डर है, बीजेपी का सरकार आने से क्या गोमांस बंद हो जाएगा। ममता जी का सरकार का दिन में सबसे ज्यादा गो तस्करी पश्चिम बंगाल से ही हो रहा है। बीजेपी ने जिस तरह बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है, पीएम मोदी के बाद अब योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेता एंट्री ले चुके हैं, उससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ना लाजमी भी है। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल को जलाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि बीजेपी चाहे अपने स्टार्स की कितनी भी भीड़ यहां जुटा ले, बंगाल की जनता टीएमसी के दो फूलों को ही चुनेगी। आप भी ममता बनर्जी को सुनिए कि कैसे वो बीजेपी पर पलटवार कर रही है। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल से होता है और किसी से नहीं। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। साल खड़ोस का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका बाजुए का दिल में है। ममता बनर्जी हर दिन नए मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी खुला आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने उन्हें परेशान करने के लिए पूरी सरकार की मशीनरी लगा दी है। इस बार ममता बनर्जी ने अपनी गाड़ी की चेकिंग को मुद्दा बना लिया है। आरोप लगा दिया कि दमदम एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ी की जांच हो गई। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि चुनाव के दौरान चेकिंग करना चुनाव आयोग का अधिकार है, काम है भाई। आप भी सुनिए ममता बनर्जी ने गाड़ी की चेकिंग को लेकर क्या कहा और उनके आरोपों पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने क्या जवाब दिया। दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी में चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीएपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा? ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। गृह मंत्री का विमान अगर चेक हो सकता है, चुनाव कमीशन के अधिकार है, किसी नेता का भी मूवमेंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि नाका चेकिंग हो रही है। हमारा गाड़ी भी कई बार चेकिंग हुआ तो मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री है कुछ भी कर सकते हैं क्या? गाड़ी नहीं चेक कर सकते हैं? जरूर होना चाहिए, किसी का भी गाड़ी चेक होना चाहिए, ये काम है उनका। चुनाव आयोग का काम ही है चेक करो। चुनाव आयोग का काम ही है कि जब चुनाव होंगे तो देखो भाई कहाँ अच्छे अधिकारी हैं, कहाँ जो अधिकारी हैं वो गड़बड़ कर सकते हैं, उन्हें इधर से उधर कर दो। ये होता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ममता बनर्जी बेचैन है और उनकी बेचैनी बता रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल की हवा थोड़ी बदली हुई है।